हेलो बच्चों, क्या हालचाल। देखिए, हम सब लोग क्लास 11th में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज यहीं से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। तो पहले मैं 9वां चैप्टर फिनिश करूँगा, फिर मैं पहले चैप्टर से आ जाऊँगा। भाई, पहले चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी, तो वहाँ से बिल्कुल गणित चेंज हो जाती है। मैंने इस चैप्टर को पढ़ाना क्यों डिसीजन लिया, मुझे लगा कि आप कक्षा 10 में श्रेणियाँ पढ़ के आए, थोड़ा बहुत समानता श्रेणी थी क्या, लेकिन पिछले साल के सिलेबस में समानता श्रेणियाँ स्किप थी, तो कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, वो भारी गलती करके बैठ गए हैं। तो आप पढ़िए। जो नए स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, कृपया प्ले स्टोर में जाके मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। बात मेरी समझ पा रहे हो आप लोग? और वीडियो पब्लिक है, पार्ट 6 तक थ्योरी वाले, तो आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन कल कहाँ तक हुए थे? हाँ, तो सभी स्टूडेंट लिखना शुरू करें। एनसीईआरटी 9.2 पे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था अपना। 10 के बाद क्वेश्चन करना है 11 हो गया था भाई। अच्छा, 10 11वां करना है। सुनो, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यदि किसी, जिनके पास किताब नहीं है क्वेश्चन लिख लें। यदि किसी एपी के प्रथम, यदि किसी एपी के प्रथम P, Q, R पदों का योग क्रमशः स्मॉल ABC है, तो सिद्ध करें। तो प्रूव दैट, मैं PT लिख देता हूं। PT का मतलब प्रूव दैट, हिंदी में सिद्ध कीजिए। A/P ब्रैकेट में Q माइनस R, B/Q R माइनस P। और यहाँ पे NCERT में मिस्टेक है, ये P माइनस, देखो Q माइनस R, R माइनस P, तो ये P माइनस Q होगा। यहाँ पे गलत लिखा, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे शायद A लिखा है, P माइनस Q है वो। सब लोग किताब सुधार लें। NCERT की किताब यहाँ पे मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, तो इसको ये आप सुधार लीजिए। यहाँ Q लिखना है, यहाँ 0 सिद्ध करना। ये सही लिखा, मैंने गलत लिख गया। समझ में आ गया? अच्छा, मुझे कैसे पता चले? एक पैटर्न बना। Q में R घटा। अच्छा, अल्फ़ाबेट में पहले कौन अक्षर आता है? PQR में पहले कौन आता है? P के बाद Q के बाद, तो यहाँ Q में R घटा है, अरे Q में, फिर R में P घटा है, तो P में Q घटेगा। तो ये गलत लिखा था, तो इससे एक पैटर्न पता चल गया। अच्छा, देखो क्वेश्चन लिख लिए आप लोग। अब देखो मेरी सोच क्या ना, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेवल की गणित पढ़ाना चाहता हूँ। आप मेरे बात समझ रहे हैं? सब लोग मेरा YouTube चैनल जानते हो कि नहीं जानते हो? तो उसमें पता है JEE मेंस की सीरीज बन रही है, लेकिन अभी आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। कारण क्योंकि 11 की गणित नहीं जानते हो। वो तो मैं 13 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 13 का मतलब जो 12 पास आउट भी होता है, लेकिन जो 12 में पढ़ रहा है उसको तो समझ में कम से कम आ ही जाएगा, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कृपया, यदि आप अच्छी पढ़ाई करना है तो मेरी स्पीड में आ जाओ। पहली बात तो मैं बहुत डरता रहता हूँ आपसे, लिखते लिखते डरता रहता हूँ कि आप उतार पाए कि नहीं उतार पाए, कॉपी कर पाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी गिरी हुई है, क्योंकि आपका जो 9-10 की स्कूलिंग होती है ना, वो आप बहुत बुरी तरह से किए हैं। उसका दोस्त क्या था? पिछले साल कोरोना आ गया, पढ़ाई नहीं किए होंगे, मुझे पता है। अब फिर इस साल ढलन गए बच्चे। अब ध्यान से सुनना, करा किसी एपी मीन्स समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी की प्रथम का मतलब पहले से, प्रारंभ से, जहां से श्रेणी स्टार्ट होती है। तो जहां से श्रेणी स्टार्ट होती है वहां से P पदों का योगफल और Q पदों का योगफल और R पदों का योगफल क्रमशः ABC है। अर्थात प्रथम P, प्रथम का मतलब प्रारंभ से P पदों का योगफल A, प्रारंभ से Q पदों का योगफल B, प्रारंभ से R पदों का योगफल C। तो सिद्ध कीजिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो क्या यहाँ A आया है क्या? अरे A इंक्लूड हो गया क्या? तो मैं AP का प्रथम पद यक्ष मान लूँ, यदि कोई एतराज ना हो। कि कैपिटल A मान लूँ, कैपिटल A मान लीजिए। माना AP का प्रथम पद कैपिटल A तथा सार्वंतर कैपिटल D है। माना AP का हाँ भाई लिख गया। माना AP का प्रथम पद कैपिटल A
तथा सार्वंतर कैपिटल डी है, तथा सार्वंतर कैपिटल डी है। अब सुनो यार, दिमाग लगाना। देखो अब मैं रफ कार करके क्वेश्चन को महसूस करा दूं ताकि आपको मजा आ जाए। एपी का प्रथम पद कितना है? सार्वंतर। तो श्रेणी कहाँ से शुरू हुई? ए से। तो अगला पद ए प्लस डी एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है, ठीक है भाई। ऐसे चलते चलते सपोज दैट ये कोई टर्म भरा है, फिर ये कोई टर्म भरा है, फिर ये कोई टर्म भरा है। सुनना सुनना, ध्यान सुनना। यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट पी पद है, नहीं आए समझ में। फिर यहाँ से यहाँ तक क्यू पद है, बोलो। फिर यहाँ से यहाँ तक आर पद है। क्या फील हुआ? तो पी पदों के लिए, क्यू पदों के लिए, आर पदों के लिए श्रेणी एक है कि अलग अलग है? अर्थात पी पदों के लिए भी प्रथम पद ए है, नहीं समझ में आया? क्यू पदों के लिए भी प्रथम पद, आर पदों के लिए, अर्थात तीनों श्रेणियों के लिए प्रथम पद ए सार्वंतर डी। पहली बात तो ये महसूस कर लो, नहीं आया समझ में। अब मैं एपी के पी पदों का योगफल का सूत्र लगाऊंगा और उसकी जगह क्या चढ़ा दूंगा? ए। समझ में आ गया? तो लिखेंगे नाउ। नाउ का मतलब अब, अरे नाउ लिखे नो डब्लू ना यार, क्या हिंदी मेरा मन चल जाए तो मैं हिंदी लिखूँ नहीं। अरे यार हिंदी मीडियम बैच है ना, तो मजबूरी है। नाउ एपी के पी पदों का योगफल, नाउ एपी के पी पदों का योगफल, एपी के पी पदों का योगफल। कोई सूत्र बताएगा? एसपी। एसपी का सूत्र बताओ बेटा जल्दी से। पी बाई टू, पी बाई टू के बाद 2a, ए का मतलब कैपिटल ए, पी माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। बहुत अच्छा। हाँ भाई इतना काप लिख लीजिए, फिर मैं आगे गाड़ी बढ़ाता हूँ। देखना यार एसपी की वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो। एसपी की वैल्यू स्मॉल ए। कुछ नहीं करना, इसको ज्यों का त्यों इसी तरह पढ़ा रहने दो, बिल्कुल नहीं घबराना, ज्यों का त्यों पढ़ा रहने दो। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो जल्दी से। इसी प्रकार इंग्लिश में सिमिलरली पढ़ते हैं, इसी प्रकार। क्या समझ में नहीं आएगा? तो कोई बात नहीं करेगा भाई, नहीं इधर से मोबाइल चला के मारेंगे। एपी के क्यू पदों का योगफल। देखो जो बच्चे बीच में बैठे हैं कृपया डरे नहीं। अब चलती गाड़ी में बैठोगे तो हाथ पैर टूटना तो तय है। अरे गाड़ी चल रही है, 10 लेक्चर हो गए यार, तो ये चलती गाड़ी में दौड़ के चढ़ने का मतलब बच गए तो बच गए, अन्यथा तो मौत तो तय है। सुन तो कृपया घबराएं नहीं, आप लेक्चर देखें पीछे के। प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एस क्यू की वैल्यू, एस क्यू की वैल्यू बी, क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस का क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 2 लगा दे भैया। फिर लिखेंगे इसी प्रकार। ये तो सब कॉपी कर लोगे ना आप, एक ही पैटर्न का तो बोर्ड में देखना ही नहीं चाहिए, अपने मन से आप करते चले जाओ नोट्स में, देखो आराम से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तो ऑटोमेटिक बच्चा कर लेता भैया। इसी प्रकार एपी के आर पदों का योगफल, इसी प्रकार एपी के आर पदों का योगफल। टेंशन ना करें, 2 दिन में श्रेणी चेंज हो रही, जो नए बच्चे आए वहाँ से अब बढ़िया पकड़ में आएगा। पीछे के आप लेक्चर देख लीजिए। एस आर का सूत्र क्या होगा? आर बाई 2 इंटू 2a प्लस का आर माइनस 1 इंटू डी। एस आर की जगह सी है क्या? तो आर बाई 2 इंटू 2a प्लस का आर माइनस 1 इंटू डी। इसको क्वेश्चन नंबर 3 लगा दो। अब लिखेंगे प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं अब। इसके बाद वाले पे आइएगा, लिखेंगे प्रूव दैट। जो प्रूव करना है अब उसको लिखना शुरू करेंगे सब लोग। हाँ सुने, क्या प्रूव करना है? ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी, सी बाई आर पी माइनस क्यू। अब देखो यार बराबर 0। टेकन LHS, टेकन LHS। सब लोग LHS कॉपी कर लें।
बेटा यहाँ से देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। हाँ LHS लें भाई। अरे आप एक लाइन कॉपी कर लो बेटा, A बाई पी Q माइनस आर, B बाई क्यू R माइनस पी, C बाई आर P माइनस क्यू। ऐसे लगा दें भाई गाड़ी। अब सुने, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, इतना सबका लिख गया। अब देखो करना क्या है, समीकरण इधर देखे सब लोग, समीकरण एक में एक ही वैल्यू है क्या? अरे समीकरण एक में स्मॉल a का मान है क्या? समीकरण दो में स्मॉल b का मान, समीकरण तीन में स्मॉल c का मान है, तो abc के मान इसके ऊपर चढ़ा देना है। लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से abc के मान रखने पर, समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के मान रखने पर। तो भैया प्रॉब्लम हो रही है तो आप पीछे चले जाओ, उसी तरह लिखने में दिक्कत होती है क्या? हाँ तो चले जाओ, जाओ अच्छा जाओ, जल्दी जाओ। हाँ देखो भाई, देखो एक ही वैल्यू रखिए। एक ही वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी से? p बाई 2। देखना एक ही वैल्यू कितनी है, p बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का p माइनस 1 इंटू डी। हाँ ये केवल अभी a का मान रखा गया भाई केवल, और इसमें क्या सम्मिलित है बोलो जरा? a बाई, नहीं a का मान तो रख गया ना, 1 बाई p इंटू क्यू माइनस आर। नहीं समझ में आया? अब b का मान यहाँ रखो, चलिए रखे b का मान। हाँ अब b का मान रखें, b का मान कितना है भैया? q बाई 2, अरे 2 कैपिटल है ना बेटा, ये 2 कैपिटल है प्लस का q माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद क्या है, 1 बाई क्यू और r माइनस पी प्लस का c की वैल्यू कितनी थी बताओ जरा? c बाई क्या था, r बाई 2 इंटू 2a प्लस का r माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू कितनी है गुड़े 1 बाई आर पी माइनस क्यू। अब सुनना भाई, थोड़ा सीरियस रहेंगे ताकि मैं समझा पाऊँ आपको। कभी कभी कैलकुलेशन हम लोग दिमाग से भी खेल जाते हैं, मतलब ये समझ में नहीं आया क्या कुछ? ओह सॉरी यार, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना यार। भावना तो समझ में आ गई ना? अरे कोई कुछ भी लिख सकता है यार, जो किताब गलत कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ गया हूँ। हाँ ये P से P मर गया, बोले ये Q से Q कैंसिल आउट, फिर R से। अब आप यदि समझ जाओ तो मैं डायरेक्ट खेल कर दूँ इसका। 1/2 को अंदर गुणा करूँ, अरे 1/2 को अंदर ले जाऊँ, अंदर ले जाऊँगे 2 से 2 कैंसिल, कितना कैपिटल है प्लस का, बोलो प्लस का 1/2 p माइनस 1 इंटू डी। क्या ब्रैकेट लगाऊं? बोल नहीं रहे हो भाई, ब्रैकेट ये 2 को अंदर ले गया ना। अब ये गुणा कितना है, q माइनस आर। सिमिलर इस 2 को अंदर ले जाओ तो a प्लस का 1/2 q माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी कर दीजिए, प्लस आगे बढ़ाओ गाड़ी। हाँ अब देखिएगा भाई, इसी तरह यहाँ पे आया, 2 को अंदर ले जाएंगे तो कैपिटल A प्लस का 1/2 R माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में P माइनस क्यू भरा जाएगा भाई, ब्रैकेट में P माइनस क्यू भरेंगे। कुछ गलत है क्या भाई? बड़ा अजीब देख रहे हो आज मुझे यार। तो अच्छा देखना, ध्यान देखना, देखो
बोलो। अब देखिए इस स्टेप से मैं डायरेक्ट काम करूंगा, एक लाइन बचाऊंगा। और जो जुलाई का सीजन होता है ना, देखो हम लोग अभी तक जब तक कोरोना नहीं था तो आप लोग कब पढ़ने आते, 4-5 अप्रैल को पढ़ने आ जाते कि नहीं? तो ये जो क्रूशियल समय होता है, हम लोग इन्वेस्ट कर चुके होते समय अप्रैल 20-25 मई तक, अब हमारी गाड़ी रफ्तार में दौड़ने लगती तो जुलाई भी हमारा बर्बाद ही हो जाता है एक तरह से। क्यों बर्बाद होता है? क्योंकि आपको स्पीड ना पकड़ पाओ, कोई बच्चा ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। तो जब अजीब सा आप रिएक्ट करते हो तो मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर गया क्या, मुझे लगता है कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई क्या। अब सुनना, दिमाग लगाना, इसका गुणा दोनों के साथ होगा क्या? इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो ए के साथ गुणा इसके साथ हुआ, अरे ए गुणे क्यू माइनस आर, फिर ए गुणे आर माइनस पी, फिर ए गुणे, सोचो ए कॉमन हो गया, नहीं आया समझ में? जब ए कॉमन हुआ तो कितना है बोलो? क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर के बाद प्लस, कहाँ गया? प्लस आर माइनस पी, प्लस का पी माइनस क्यू। समझ में आया कि नहीं? खोपड़ी में बात आई, आ गया समझ में? अब सुनना, ध्यान सुनना, पहले बाद में लिखना, बाद में लिखना। फिर इसका गुणा इसके साथ भी तो होगा, तो 1/2D सब में कॉमन है। देखो 1/2D सब में कॉमन है। अब मेरी बारी 1/2D कॉमन लेने की, तो जब कॉमन लूंगा तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो जब गुणा होगा तो क्या होगा बोलो? P-1 इंटू क्यू माइनस आर, प्लस यहाँ कितना बनेगा बताओ? Q-1 इंटू आर माइनस पी, प्लस कितना बनेगा? R-1 इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ तक कॉपी करो। स्टेप नहीं आया क्या समझ में? बेटा ना दिख रहा हो तो इधर बैठ जाओ, जगह चेंज कर दो। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ ना, जगह चेंज कर दो। वो थोड़ा सा बीच में स्टैंड, कैमरा के स्टैंड लगा है तो थोड़ा डिस्टर्ब तो करेगा, और स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मैनेज करो किसी तरह। सुना ध्यान से, ये Q से Q मर गया, P से P कटा, R से R कटा, टोटल वैल्यू 0 बैठ गई है, ये तो 0 हो गया। अब सुनना, 1/2D, इसका मैं दोनों का गुणा लगा रहा हूँ, PQ माइनस का PR माइनस का Q प्लस का R, इन दोनों का गुणा हुआ, इसका RQ माइनस का PQ माइनस का R प्लस का P प्लस का RP माइनस का QR माइनस का P प्लस का Q। बारी बारी देखना, सब कटेंगे। देखो प्लस का PQ माइनस का PQ प्लस का PR, ये माइनस का Q प्लस का Q प्लस का R माइनस का R, RQ प्लस का RQ माइनस का QR कटा, P से P मर गए, सारे क्या हो गए? 0 प्लस 1/2D गुणे 0, अंदर 0, टोटल वैल्यू 0। अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। जितना जल्दी हो सके आप कॉपी करें। हाँ भाई, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या मांगा जाता है। किसी एपी के यम तथा यन पदों के योगफल का अनुपात m² n²। इसका मतलब एपी के यम पदों का योगफल का अनुपात m² है और यन पदों के योगफल का अनुपात n² है। तो उसी एपी के mवें और nवें पद में जो क्वांटिटी लिखी है, जो राशियां लिखी हैं, उनका अनुपात ये और ये होगा। अभी आपके समझ में बात नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखो, यदि मैं इस सवाल को स्टार्टिंग करने के लिए एपी का प्रथम पद ए मान लूँ, अब खोपड़ी लगाना भाई सब लोग, ताकि एक बार में फील आ जाए, सवाल ऑटोमेटिक बनता है। तो सवाल की भावनाएं समझें। आप देखो कहाँ मात खाते हो। पहली बात तो इसको 10 बार पढ़ोगे, आपको हवा नहीं लगेगी क्या दिए क्या निकालना है, आप वहीं से बाहर हो गए परीक्षा में। दूसरी बात, यदि ये समझ में आ गया तो 100% 2-3 लाइन के बाद आत्महत्या कर लोगे, वो सारा कैलकुलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। गणित जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। कैलकुलेशन धीमा है। पुराने ज़माने के बच्चे, आपको पता नहीं होगा, और 2.5 का पहाड़ा तैयार करते थे।
आप जेईई मेंस की तैयारी करने जाओ कोटा में, टीचर क्या कहता है, 1 से लेकर 31 तक के क्यूब याद होना चाहिए, 1 से लेकर 40 तक की स्क्वायर याद होना चाहिए। बच्चा याद करता है क्योंकि इसको जेईई मेंस में सिलेक्शन लेना है। पता चले साला 39 का वर्ग आ गया तो वर्गे कर रहा है, कैलकुलेटर लेके जाना नहीं है, तो पता समय खत्म हो गया। तो जहाँ बेसिक चीज़ें उन्हें तो रटना पड़ेगा। रटने का मतलब ये नहीं, प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। इसी एपी का प्रथम पद मैंने ए मान लिया, सर्वांतर कितना माना, डी, तो अगला पद क्या लगेगा, ए प्लस डी। अगला पद सपोज दैट ये खाली स्थान कुछ ऐसा चल रहा है, जरा दिमाग लगाना, ठीक है। अब जरा खोपड़ी लगाना, यहाँ से यहाँ तक श्रेणी में कितने पद हैं, एम पद है, एम पद है। तो श्रेणी को कहाँ से जोड़ा गया, ए से, मतलब प्रारंभ से, जबकि छुपा लिया इस बात को, अब भी नहीं समझ में आया। कहाँ लिखा है कि प्रथम एम पदों का योगफल, जब ना लिखा हो तो तुरंत समझ जाएं, एक भी देर ना करें कि किसी एपी के एम तथा एन पदों के योगफल का अनुपात। ऐसा भी तो फील आ सकता था, जरा दिमाग लगाना, कि पहले श्रेणी के एम पद यहाँ से जोड़े गए, फिर आगे हो एन पद, नहीं आया समझ में भाई। जैसे सपोज दैट ये श्रेणी बनी है, देखो दिमाग लगाना, ये श्रेणी बनी है, डॉट डॉट ये, और फिर ये श्रेणी बनी है। सपोज दैट दिमाग लगाना, किसी व्यक्ति की डिमांड है कि इतने पदों का योगफल 100 है और इतने पदों का योगफल 50 है या 150 है। तो जब आगे वाले की कंडीशन होगी तो कुछ ना कुछ बोलेगा वो। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कह रहा है एपी के यम तथा एन, मतलब प्रारंभ से ही यम पद और प्रारंभ से ही एन पद। अब भी नहीं समझ में। इसका मतलब श्रेणी के जब यम पद जोड़ूंगा, जब एन पद जोड़ूंगा, तो दोनों के लिए ए और डी ही लागू होगा, क्योंकि श्रेणी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए से। तो श्रेणी के एम पदों के लिए भी प्रथम पद ए है और एन पदों के लिए भी प्रथम पद ए ही है। पहली बात तो ये पकड़ लो, अब भी नहीं समझ में आ गया समझ। अब जरा समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल में मैं 5 से 10 मिनट समय खराब करता हूँ, खराब नहीं करता हूँ, मेरी एक आदत है कि एक बार पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, नहीं समझ में आया, और एक अच्छी नोट्स बनाओ। दोबारा इस सवाल को जब भी देखो तो 1 मिनट से ज़्यादा ना लगे। अभी क्या, अब आज का बच्चा किस तरह पढ़ाई करता है, अरे समझ में आ गया, गुड़ा ही तो कर देना है, गुड़ा नहीं करेगा, और जब 10 दिन बाद पढ़ेगा तो फिर गुड़ा भूल जाएगा। तो जो भावनाएं, एक बार सही तरीके से नोट्स बनाओ और स्पीड के साथ आ जाओ। देखो यहाँ से यहाँ तक श्रेणी में कितने पद हैं, एम पद हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, एन पद हैं। अब समझ रहे हैं, ये एम पद हैं। तो श्रेणी के एम पदों का योगफल, इतना योगफल, यहाँ से यहाँ तक योगफल कितना दिए, और यहाँ से यहाँ तक के योगफल। तो एमवें पद में, अर्थात इस डिब्बे में क्या भरा है, यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, तो ये कौन सा पद है, एमवा पद। और ये तो क्वेश्चन की भैया डिमांड क्या है, सुनना, क्वेश्चन की डिमांड है, अरे क्वेश्चन क्या चाहता है कि यमवें पद में और एनवें पद का अनुपात इतना है। 100% इस डिब्बे में क्या भरा होगा, 2m-1, इस डिब्बे में 2n-1। सवाल खत्म, नहीं समझ में आया। हमने लगाया नहीं, महसूस कर लिया कि अच्छा ऐसा होगा। हमने समझा कि श्रेणी ऐसे शुरू होगी और जाते जाते एक डिब्बा होगा, वहाँ तक श्रेणी में यम पद होंगे और उस डिब्बे में ये भरा होगा, और यहाँ तक यम पद होंगे, उस डिब्बे में ये भरा होगा, और दोनों का रेशियो निकालेंगे, सवाल खत्म हो गया। क्या महसूस हुआ कि नहीं। तो इस सवाल को लगाने के लिए हमें 2 चाहिए, 2 क्वांटिटी, एक चुन्नू एक मुन्नू। चुन्नू का मतलब, अब मुन्नू का मतलब सार बनता है। चले लिखे, माना एपी का, स्टार्ट करो सवाल जल्दी से। माना एपी का, किसी का नाम मुन्नू तो नहीं है, किसी एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है, किसी एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है। नाउ स्मॉल है, स्मॉल डी मान सकते हैं। नाउ एपी के एम पदों का योगफल एपी के एम पदों का योगफल, एपी के एम पदों का योगफल एस एम m/2 2a m-1 इंटू डी। अब सुनना, एस एम बराबर कितना दिए, बोले जरा, m² m/2 2a प्लस का m-1 इंटू डी। हाँ भाई ध्यान से सुने, ये बात तो समझ में आ रही है ना भाई, अरे समझ में आया कि नहीं है, आ गया समझ। अब ध्यान से इधर देखें, ये m की 1 डिग्री कट गई क्या,
ये 2 का इधर गुणा हुआ 2m बराबर 2a प्लस का m माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो बिना कोई समय खराब किए। इसी प्रकार AP के n पदों का योगफल, इसी प्रकार AP के n पदों का योगफल SN का सूत्र क्या होगा बोलो? n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, स्मॉल डी मानेंगे। हाँ, SN कितना दिए? n स्क्वायर n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। n की एक डिग्री कट गई भाई, n की एक डिग्री कट गई, उधर चटका 2n आया, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। अब देखो हम लोगों को लक्ष्य क्या है, इन दोनों समीकरणों को डील करेंगे, हल करके ए और डी की वैल्यू याद करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 को घटा दूंगा तो 2a से 2a कट जाएगा, और कौन चमकेगा? चमकने का मतलब कोई दिखेगा, डी नहीं आ जाएगा। और डी का मान रख देंगे तो क्या मान आ जाएगा? अरे डी का मान इसमें रख देंगे तो किसका मान आएगा? ए का। अर्थात ये लीनियर इक्वेशन नहीं आप पढ़े, लीनियर पढ़े ना, रैखिक समीकरण पढ़े हो, बस वही युगपत समीकरण जिसे बोलते हैं। मतलब 2 रैखिक समीकरण नहीं 7-8 से पढ़ने लगता बच्चा हल करना। देखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से। अब देखना भाई, आप लोगों की आदत होगी उस तरह लाइन वाइन करके खींचा घटाना वटाना, वही आदत है क्या? भूल जाओ। 2m में 2n, लेफ्ट में लेफ्ट को घटा दो, 2m में 2n घटा, राइट में राइट घटाओ, तो यहाँ क्या लिखा है? 2a प्लस का m माइनस 1 इंटू डी माइनस का 2a माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। हाँ भाई, लेफ्ट को लेफ्ट हैंड साइड घटा दिए, राइट का राइट हैंड साइड घटा दिए। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। आगे मैं डिस्कस करूं, यहाँ क्या कॉमन है? 2 क्या है? m माइनस 2a से 2a मर गए, d कॉमन हुआ m माइनस 1 माइनस का n प्लस का 1, फिर 1 से 1 फिर मरा, 2m माइनस n, d कॉमन हुआ m माइनस n से m माइनस n मर गए, d बराबर 2 जिंदा हो गए, d बराबर 2 आ गया भाई। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर चलो d का मान चढ़ाऊं भाई। समीकरण 1 में d का मान रखूंगा तो 2m, ये 2m है, ये 2a है, अब प्लस का m माइनस 1 इंटू डी की जगह 2। अब सुनना भाई, कैलकुलेशन देख लेना इधर, ठीक है? 2 इधर से कॉमन और इधर वाला 2, और 67 कट गया, इसका मतलब m बराबर a प्लस का m माइनस 1। नहीं आया समझ में? आ गया समझ? फिर m से m मर गए तो a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, a बराबर 1 आ गया भैया। अब यहाँ तक सब लोग कॉपी कर ले, a और d आ चुका है भाई। a और d हम लोग निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे कौन सा पद चाहिए, कौन सा पद? mवा पद। नाउ AP का mवा पद, नाउ AP का mवा पद, AP का mवा पद। mवा पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस, बोलो
m-1 इंटू डी, और a बराबर 1 प्लस m-1 डी इक्वल टू 2, 1 प्लस का 2m माइनस का 2, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 2m माइनस 3 आ गई। पता नहीं कैसे दिख रहा है 3, अरे 1 में 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस कौन आएगा कि 3 आएगा। कोई बात नहीं, आप उससे बड़े महान हो। सब महानों की क्लास पढ़ा रहे हैं। हाँ भैया, देखो भैया नया फार्मूला आया कोरोना में, इन दोनों को हल करने से 3 आता है। एपी का nवां पद, समझा? एपी का nवां पद क्या होगा बोलो, a प्लस n-1 इंटू डी, ए बराबर है 1 प्लस n-1 डी की जगह 2, 1 प्लस का 2n माइनस 2 अर्थात 2n माइनस 1। नाउ दोनों का रेशियो भर रहा हूँ, खत्म सवाल। mवां पद अनुपाते nवां पद बराबर 2m माइनस 1 रेशियो मतलब अनुपात 2n माइनस 1। हाँ भाई खत्म क्वेश्चन। समझ में ना आया हो तो फिर से मैं चिल्लाऊंगा एक बार, नहीं एक बार हो जाए यदि कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बात करते हैं भाई। चलो तब तक मैं 13 नंबर क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए जो ना कर पाए हों। जो स्टूडेंट इसको ना कर पाए हों तब तक कॉपी करिएगा, तब तक मैं 13 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखें अगले क्वेश्चन का सब लोग आनंद प्राप्त करें। किसी एपी के n पदों का योग दिए हैं, नहीं आया समझ? किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस और उसी एपी का और इसका मतलब उसी समांतर श्रेणी के यमवें पद में क्या लिखा है 164। तो m का मान बताओ, महसूस हुआ कि नहीं? मैं बता रहा हूँ। एक देखो बच्चा एक लाइन लिख सकता है, एपी का प्रथम पद है सार्वधातुक डी, इसके बाद क्या लगाना है नहीं पता, बगल वाले से देखना। लिखेंगे माना, इतना तो लिख सकते हो यार, लिखो माना। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ कम से कम यार इतना तो लिख ले यार, इतना गरीब ना हो जा। माना एपी का प्रथम पद है तथा सार्वधातुक डी है, एपी का प्रथम पद है तथा सार्वधातुक डी है, एपी का प्रथम पद है तथा सार्वधातुक। अब मैं एक बार क्वेश्चन महसूस करा दूं फिर बता दूं। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोई एपी है, लिखना नहीं, ए के बाद ए प्लस डी आएगा और ऐसे टर्म बढ़ेंगे। सपोज दैट ये ऐसे कुछ टर्म भरे हुए हैं, आप आभास करिए भाई, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? n पद हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये m पद हैं। ये कितने पद हैं? m पद हैं। तो ये कौन सा पद है? अरे m पद है तो यमो नहीं हुआ, इसको tm नहीं बोलेंगे। और इस डिब्बे में भरा क्या है 100 अर्थात tm बराबर। तो प्रसन्न करता का मतलब क्वेश्चन कब प्रसन्न होगा? अरे क्वेश्चन कब प्रसन्न होगा? जब m का मान बताएंगे। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? m का मान बता भैया। अब सुनिए, इतना योगफल दिए है क्या? तो एपी के n पदों का योगफल Sn होता है क्या? अब मैं पूरी फोटो दिखा रहा हूँ आपको, पूरी फोटो। Sn बराबर कितना दिए? 3n स्क्वायर प्लस का, इसको समीकरण 1 बना दूं क्या? यदि मैं इस एपी का nवां पद पा जाऊं, सुनना, इस एपी का nवां पद पा जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। अब कैसे nवां पद पाऊंगा, जरा खोपड़ी लगाना, याद दिलाऊं पुराने दिन, अरे 3-4 दिन पहले के दिन। Sn से Tn ज्ञात करना। Tn का सूत्र Tn बराबर Sn माइनस, क्लियर। अब इससे Sn माइनस 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ n की जगह क्या चढ़ा देंगे? चढ़ाने का मतलब क्या रख देंगे? n माइनस 1। तो ये एपी के कितने पदों का योगफल है? एपी के n पदों का योग। चलो लिखो, का योग
अब मैं बनाऊंगा AP के n-1 पदों का योग फल, AP के n-1 पदों का योगफल, AP के n-1 पदों का योगफल। इसका संकेत बताओ, क्या लिखूं? बोलो S। ये n-1 का मतलब n की जगह क्या रख दूं? हाँ, n की जगह यदि 2 रख देंगे, जरा ध्यान सुनना, यदि इसमें n की जगह 2 रख देंगे, फिर लेना भाई, n की जगह 2 रखेंगे तो AP के 2 पद जुड़ के आ जाएंगे। यदि 5 रखूंगा तो 5 पद जुड़ के आ जाएंगे कि 5 पदों का आंसर इतना है। और 4.5 रख दूं तो 4.5 नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक होती है, ना कि भिन्न। इसका मतलब n-1 रखूंगा तो n-1 पद आ जाएंगे। इसका मतलब 3n-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 5n-1। अब सब लोग इसको डट जाइए, इसको हल कराइए भाई। थ्री एन स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3, 5n-1। देखो भाई, यदि मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, समझ में आ गया? तो आप 11 साल से पढ़ भी तो रहे हो, नहीं समझ में आया? क्या पता है कि बार टपके हो तो 12-13 साल हो गया हूँ। 5n-5 हाँ, इस तरह की कलाकारी कभी कभी ध्यान रखना भाई, मेरा दिमाग कभी सटक जाता है कभी कभी। हाँ, ये आया Sn-1 कितना बेटा? 3n स्क्वायर माइनस का n, क्यों भाई? और माइनस का 2। एक बार देखिए कहीं गलत तो नहीं हो, कैलकुलेशन मैच कराइए भाई। 3n स्क्वायर 6n में 5n सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस के n माइनस 2 बराबर भाई, ठीक। अच्छा, इन समीकरण 1 और 2 की मदद से क्या निकल सकता है? Tn। तो Tn क्या होता है? AP का Tn है क्या? AP का nवां पद, और nवां पद का सूत्र क्या होता है बोलो? Sn माइनस। ये फार्मूला मैंने डेरिवेशन भी कराया। हाँ, इससे जरा निकालिए Tn बराबर Tn। Sn की वैल्यू आपके सामने पड़ी है 3n स्क्वायर प्लस का 5n। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2, इससे ये मर गए। 6n प्लस का 2 आ गया भाई, 6n प्लस का 2। AP का जो nवां पद है वो 6n प्लस का 2 आ गया। AP का nवां पद आया 6n प्लस का 2। नहीं आया यहाँ तक समझ में? आ गया। अभी भी सवाल फंसा है, मतलब अभी हम निकल नहीं पाए सवाल से। अब आप बताओ, आप निकालोगे सवाल में। यदि नहीं बताओगे तो फिर आपका दिमाग नहीं चल रहा भाई। अब आपका दिमाग चलना बहुत ज़रूरी है। नहीं कहो तो मैं ही आपके बदले परीक्षा दे आऊँ। हाँ, दे आइए, परीक्षा नहीं होनी। सुनो, ये कौन सा पद है? nवां पद। और दिए क्या है? ये mवां पद 164 है। जरा फील लीजिएगा कैसे करूँ। आप पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 1 मिनट का समय, 1 मिनट भी ज़्यादा होगा। नहीं, मजाक नहीं भैया, सोचा करो। आप मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, 20 मिनट बोल रहे हैं, मजाक थोड़ा चल रहा है, क्लास चल रही भैया। आप सोचिए क्या करें यहाँ से। पता नहीं यार, 10 लेक्चर के बाद भी आपका दिमाग ब्लॉक है। सही सोच रहे हो क्या? लगे देखो, टी की जगह 1 रखा रहा है प्रथम पद। हाँ, आप क्या करोगे? क्या फ़ायदा पा जाओगे इससे? हाँ, सही चल रहे हो, चले जाओगे, घूम फिर के घर तो पहुँचना है शाम को। टी की जगह 2 रख दें तो दूसरा पद आ जाएगा, घटा दे डी आ जाएगा। ए डी निकालने से क्या फ़ायदा होगा? हाँ, बोले। हाँ बेटा, देखो ये भी सही है, लेकिन बहुत लंबा जा रहे हैं आप। देखो, हाँ, नहीं, सब बोलिए, सही बोल रहे हैं। और एक बार बोलिए, सुनाई नहीं दिया। एन की जगह एम रख देंगे, बहुत अच्छा। देखो सही, बैठ जाओ। अब देखो कोई बच्चा तो सोचा, और मैं वो आपको मौका दे रहा हूँ। ऐसे मौका नहीं दूंगा तो आप गणित कैसे सीखोगे भाई? ये कौन सा पद है?
फिर लो यन की जगह 1 रखते हैं तो पहला पद आता है क्या, और 2 रखूंगा तो, और 10 रखूंगा तो, दिमाग के ढक्कन यम डाल दे तो यमो पद बन गया। तो यहाँ यम डालूंगा तो 6m + 1 ये टीएम हो गया। टीएम की जगह 164 डाले हम तो मान सवाल खत्म। नहीं समझ में आया? कब सोचोगे? अगले जन्म लिखेंगे एपी का, मतलब लास्ट में सवाल फंसा के बैठ गए। बता नहीं, पहले बच्चा तो यहीं ढेर हो जाएगा, इसी लाइन में ढेर, नहीं आते आते यहाँ ढेर तो होने उसको, क्योंकि पढ़ना नहीं। एपी का एमओ पद टीएम, इतना छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो यार कि यन की जगह यम लगा दे, यन की जगह 1 लगाते हो तो प्रथम पद आ जाता है, 2 लगाते हैं दूसरा पद तो यन की जगह यम लगा देंगे, यमो पद। ये कौन सा पद है? तो इसकी वैल्यू कितने दिए हैं? मान किसका ज्ञात करना है? तो क्या आप क्वेश्चन को आप बाहर निकाल सकते हो, मतलब हल कर सकते हो? नहीं। अब इसको भी सर जी बता दो। इधर घटा 162, 6 से m 162 भागे 6 कितनी बार कटा? 27 बार कट गया। सत्ताईस बार कटा, हाँ सही है 27 बार। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समांतर माध्य का क्वेश्चन। 5 और 26 के बीच क्या लिखा है? या से मिस्टेक है, पढ़िए क्वेश्चन। 5 और 26 के बीच ऐसी 5 है कि 6 क्या लिखा है? ऐसी 5 संख्याएं, ऐसी 5 संख्याएं डालिए, मतलब रखिए या लिखिए, 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस, प्राप्त अनुक्रम एपी हो, प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी एपी बन जाए। क्योंकि एनसीईआरटी की जो भाषा होती है ना, वो थोड़ा सा आसान नहीं होती, वो घुमा के इधर उधर से लिखता है क्वेश्चन। ये क्या लिखा है? आलिए डालिए लिखा है, देखो देखो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ गया? सवाल लिख लिए, बताए कहाँ है समझ में आ जाए। वही तो, इसको कुछ बोले ही नहीं। देखो, अच्छा जो मैं बोलता हूँ पढ़ाने के दौरान वो बातें तो घुस जाती हैं ना। बस आप जब टीचिंग करते हैं ना, लोग बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, तो यही चीज़ सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। पहले तो ये सीखो, बच्चे को पहले तो मोटिवेट करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज सही कर। छोटे छोटे बच्चा हम पता है खेल खेल में गणित सीखते हैं। टीचर जो मैडम होती नाचने लगती है, यार उसके खोपड़ी में तो आए, पता चले छोटा सा बच्चा गया और रो रहा है, पढ़ने की बात छोड़ो, तो पहले तो शांत तो हो। तो आज आप रो रहे हो, वो दिखाई नहीं दे रहा, रो ही रहे हो, टीएम की जगह टीएम नहीं बना रहे हो, टीएम की जगह टीएम नहीं बना पा रहे हो, तो आज भी रो रहे हो जिस तरह पहली बार स्कूल गए थे, क्योंकि अब पढ़ नहीं रहे हो। सुनना, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए। बोलो, 5 और 26 के बीच, ये 5 ही लिखा ना यार, देख लेना, लोचा ना करना, नहीं पूरा सवाल गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं डालिए, अर्थात 5 और 26 के बीच जैसे 5 संख्याएं डालूंगा तो 7 पद बन जाएंगे। नहीं समझ में आया? 5 और 26 के बीच 5 व्यक्तियों को और घुसेड़ दूंगा तो 7 व्यक्ति नहीं दिखेंगे। आ गया समझ? तो कह रहा क्या रखूं इनके बीच कि अनुक्रम क्या बने। हाँ, अब समझ में आया? अब जरा खोपड़ी लगाना। यदि ये 2 व्यक्ति हैं, 5 यहाँ क्या भरा बेटा, 5 यहाँ, और इनके बीच मुझे 1 2 3 4 5 इन महानुभावों को ढूंढना है। अब भी नहीं खोपड़ी में आया। वो कह रहा है कि 5 और 26 के बीच कौन सी 5 संख्याएं डालूं कि 7 पदों का अनुक्रम क्या हो, अर्थात बीच का अंतर बराबर चलने लगे। अब भी नहीं समझ में आया? तो 2 संख्याओं के बीच संख्याओं को डालने से जो श्रेणी समांतर तभी बनती है, इनको क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। अब भी नहीं समझ में आया?
अब मैं थ्योरी कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ? एक दिन थ्योरी कराया, 4-5 सवाल कराए, 4-5 सवाल होमवर्क दिए, तो अनुक्रम कौन सा बन रहा है? अनुक्रम कौन सा बन रहा है? तो तुरंत समझ जाएं, बार बार एक शब्द बोलता हूँ, तुरंत समझ जाएं। अब मेरी नोट्स देखेंगे यही लिखा होगा, तुरंत समझ जाएं। जब मैं जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था, मैं यही लिखता था कि जैसे मैं एज ए नोट्स बनाता तो मैं क्या लिखता कि 5 और 26 के बीच 5 संख्याओं को डालने से एपी बन रही है, तो तुरंत समझ जाए 5 और 26 के बीच जो डाली गई संख्याएं वो समांतर माध्यम। अब भी नहीं समझ में, क्योंकि समांतर माध्यम बीच में पड़ा होगा तभी तो एपी बनी है। उसने निशानी तो छोड़ दिया ना कि 5 और 26 के बीच जो 5 संख्याएं डाल रहे हो ना, उनसे श्रेणी कौन बन रही है? एपी। इसका मतलब 7 पदों से श्रेणी कौन बनी? एपी। और एपी बन रही है तो बीच में जो संख्याएं पड़ी हो कितने माध्य हैं? 5 संख्याएं, तो 5 वो संख्याएं कह रहा है। इसका मतलब ये सवाल को ऐसे कहता तो ज्यादा बेहतर रहता। वो ये कहता कि 5 और 26 के बीच, ध्यान से सुनना, 5 समांतर माध्य पद ज्ञात करो, तो गरीब से गरीब लड़का सवाल लगा लेता। नहीं समझ में, लेकिन वो उल्टा कह रहा है कि 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं डाल कि जिससे प्राप्त श्रेणी एपी में। पूछ तो वही रहा है, वो आज भी वही पूछ रहा है कि 5 और 26 के बीच 5 समांतर माध्य बता दे। 5 समांतर माध्य बताने का मतलब वो एपी में तो बैठ ही जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया, तो घुमा दिया सवाल को उसने। फिर से बताऊं क्या? आ गया समझ में? तो समांतर माध्य कैसे मानते हैं? पहले समांतर माध्य A1, A2, A3, कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में? कैपिटल लेटर। माना नहीं आया समझ में? माना 5 और 26 के बीच 5 समांतर माध्य। अब बेटा समांतर माध्य क्यों लिख दिए? अरे समांतर माध्य क्यों लिख दिए? क्योंकि 5 और 26 के बीच 5 संख्याओं से श्रेणी कौन बनी है? एपी बनी, तो 100% समांतर माध्य होगा। क्या लिखूं? A1, A2, A3, A4, A5 है। A1, A2, A3, A4, A5, A5 तक है। अच्छा बताओ किसके बीच इनको भरना है? अरे किसके बीच भरना है? तो पहले 5 भरूं, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, A5 डॉट 26 किसमें है? आरिन। अरे कौन सी श्रेणी बना गए? समांतर श्रेणी बना गए। 5 और 26 के बीच 5 समांतर माध्य भरे, समांतर श्रेणी बन गई। कुल पद बताओ, कुल पद 7। प्रथम पद A बराबर कितना? 5। कुल पद कितने हैं? तो 7वां पद। 7वां पद का मतलब अंतिम पद। अंतिम है लिखा भाई, अंतिम पद 26। थोड़ा हिंदी घसीट के लिख देता हूँ, समझ जाते हो ना आप? हाँ, सार्वंतर को डी मान लो। सार्वंतर बराबर डी। आगे लेट मीन्स माना। डी दिए नहीं था, मैंने मान लिया कि भैया डी है। मैं मान लिया कि भैया डी है ये। ये लिख गया। देखो अब ध्यान से सुनो। अब देखो समांतर माध्य के सवाल ही नहीं है, एक सवाल है ये, और इतनी में एक्सरसाइज खत्म हो गई। मैं तो 4-5 सवाल कराए, अभी बोल बहुत सवाल कराऊंगा। सुन, श्रेणी में पद कितने हैं? 7वां पद कितना है? तो जो जितने पद हो, अर्थात अंतिम पद के लिए फार्मूला लगा दीजिए। लिखेंगे एपी का 7वां पद। नाउ यहीं से लिख रहा हूँ कि कुछ जगह बच जाए। नाउ एपी का 7वां पद, जो अंतिम पद हो उसी के लिए सूत्र लगा दो। T7 बताओ, T7 का सूत्र बताओ। T7 का सूत्र A + 7 - 1 इंटू, और T7 की जगह क्या लिखा है? 26। बहुत अच्छा है। 26 A बराबर 5 + 6D, यहाँ से D चमक जाएगा। D बराबर 21, अरे 21 × 5 = 26, 6D। D बराबर 21/6। 21/6 का मतलब D कितना बैठा? अरे 3 से कट रहा है, 7/2। क्यों भाई? अरे D बराबर 7/2 आ रहा है भाई, कुछ गलत है क्या? 3 से कटा, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6 सही, तो 7/2। अब सुनना, समझ में नहीं आया? दया लग रही है मुझे ऐसे। मतलब बराबर चल रहे हो ना भाई,
अब थोड़ा सा मेहनत करो यार, कि थोड़ा सा आपकी पता है जैसे मेहनत करोगे ना चेहरे में चमक आ जाएगी, फेयर एंड लवली लग जाएगी, गणित वाली फेयर एंड लवली लगेगी सीधे। तो आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा भाई, मेहनत नहीं करोगे कैसे होगा। टीचर थोड़ा कुछ कर लेता है, टीचर कॉन्सेप्ट ही तो बताता है। अब सुनना, देखो मैं आपसे ही जवाब मांगूंगा। क्यों मांगूंगा? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप नालायक हो। अब आज बोल भी सकता हूँ कि आप नालायक हो, यदि नहीं बता पाए। कारण क्योंकि मैं बता चुका हूँ। जब तक टीचर कोई चीज़ नहीं बताता, आपको नहीं पता चलने वाली, ये बात तो पच रही है। लेकिन अब बताने के बाद आप नहीं बता पा रहे हो, तो ये भाई कहीं ना कहीं लोचा है। फिर तो कितने माध्य हैं? 5। A1 क्या है? A1 प्रथम पद है, नहीं पहला समांतर माध्य है। ऐसी भाषा बोलो कि सामने वाले को सुख दुख पता चले कि यार बोलना क्या चाह रहा है। मैं ऐसी भाषा बोलूं तो सब ऊपर से जाए। A1 क्या है? पहला समांतर माध्य, और श्रेणी का दूसरा पद। श्रेणी का पहला पद ए होता है ना, ए, तो दूसरा पद A+D। इसका मतलब पहला समांतर माध्य बेवकूफ बना रहा है A+D। फार्मूले में बताए थे कि नहीं? इसका मतलब A1 बराबर क्या है? नाउ A1 इक्वल टू A1। देखो जरा गौर करना, A1 पहला समांतर माध्य है, लेकिन श्रेणी का दूसरा। अब पहला पद क्या होता है? A, तो दूसरा पद A+D, अर्थात A+D। A की वैल्यू कितनी है? 5। D की वैल्यू 7/2, 5 दूना 10, 17/2। क्लियर भाई? हाँ, A2 कितना है बताओ? A2 जल्दी से। अरे A2 का मतलब होगा A+2D, क्योंकि तीसरा पद आ गया, तो A2 का मतलब होगा A+। अरे ये फील आया A2 बराबर टू A+2D कैसे आ गया? क्योंकि A2 क्या है? तीसरा पद है, तीसरा पद A+2D होता है। तो 5 प्लस के 2 गुणे 7/2, 2 से 2 मरे 7 5 12। हाँ, A3 बताओ भैया। A+3D, A+3D। A का मतलब 5, 3D 7/2, 5 दूना 10, 21, 21 10, 31/2। क्यों भाई? A4 क्या हुआ? यहाँ 8 है। मैं आंसर नहीं मिला रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। वो तुम्हें पहले बताना चाहिए, जितना सवाल लग गया तो 8 बता रहे हो। ये तो डी भी गलत हो गया ना फिर तो। फिर जो भी है बेटा, कॉन्सेप्ट सही है, नहीं समझ में आया। अरे किताब के आंसर से क्या 4 रखोगे? 5 है, 5 से सवाल लगा, बात खत्म। हमें तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ना कि आंसर भिड़ाना है भाई। नहीं आया समझ? देखते हैं, उसे मिस्टेक होगा तो अंतिम पद मिलना भी तो चाहिए। नहीं मिल रहा अंतिम पद, हाँ तो भी गलत हो गया सवाल। अरे डी भी तो गलत हो गया, 8 रख दूं, यहाँ भी तो 5 रखे बैठा हूँ। नहीं समझे आप? अब देखो बता रहा हूँ, ये सब पहले क्यों नहीं बताया करते हो आप लोग? आप कोई बुक लिए हैं क्या? नहीं, वो शायद मिस्टेक हो ना, सवाल भी तो मिस्टेक हो सकता है ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ है क्या, रीजन क्या है। मैं पूरा सवाल लगा दूँ पहले, फिर बताते हैं। देखो इसका A4 कितना आएगा? A4 में 5 19 आ रहा है। हल कर लिए क्या अब देखो A5 कितना आएगा? A+5D। बोलना इधर देखना ध्यान से। A बराबर कितना है? 5 प्लस 5D। D का मतलब 7/2। कितना बेटा? 5 दूना 10 और 35, 45/। अब जरा खोपड़ी लगाना। देखो अब यदि ये कोई संख्या गलत होगी ना, बात समझ में आया, तो AP बन नहीं रही होगी। AP बन नहीं रही होगी तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, सवाल तो गलत ही हो गया। अब देखो 5 के बाद क्या आया है? अरे 5 के बाद क्या आया है? A1 कितना है? 17/। अब सुनना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। फिर 17/2 के बाद डिफरेंस बराबर आएगा। डिफरेंस में कोई लोचा नहीं है, क्योंकि डिफरेंस तो मैं लेके ही चलूँ, वो तो डिफरेंस बराबर आने आना है। AP तो बन रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये क्या पता, ये कौन सा पद है? 7वां। तो इसके बाद 26 का नंबर भी तो लगना चाहिए। नहीं समझ में आया? अभी खोपड़ी में नहीं है। अरे इतने जल्दी आने लगे तो फिर राजा बाबू न बन जाओ। देखो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद क्या है? 12 के बाद 31/2, फिर 45/।
2 फिर नहीं कोई छूट गया क्या? 17/2 12 19 है 19 फिर 31 बटा नहीं क्या लिख रहा हूँ यार 45/2। अब समझना बीच का डिफरेंस कितना है? बीच का डिफरेंस 7/2 खोपड़ी लगाना। यदि इसमें 45/2 में यदि 7/2 जोड़ दूं और अगला पद 26 बैठ जाए बोलो तो सवाल की संख्याएं सही दिए था अथवा सवाल की संख्याएं गलत हैं। जरा देखो जोड़ के देखो 45 7 52 में दोगे 100% क्वेश्चन सही होगा। अब भी नहीं समझ पाए आप आगे समझ में क्योंकि 5 ही पद तो भरने थे तो 5 पद भर के गए बात समझ में आ गया। तो ये 5 पद भर गए इसके जस्ट आगे वाले पद में सावधानता जोड़े तो 26 बढ़ गया। अब भी नहीं समझ में आएगा समझ में। अब इस तरह चल इतना आसान ना कह देना कि सवाल गलत है 5 है 8 है बिना किसी बात के। वो मैं अब समझ गए होंगे बात क्योंकि वो लास्ट टर्न बैठता ही नहीं हो। तो आंसर क्या है जरा बताइए। आप नहीं समझ पाए मेरी बात को। मुझे ये बताइए कि 5 और 26 के बीच ही तो इनको फंसाए थे। 5 और 26 के बीच ही तो रखे थे। तो यदि ये 45/2 है यहाँ वाला ये 45/2 है तो इसके बाद वाला पद 26 नहीं होना चाहिए। तो यदि इसमें सारवांता जोड़ दूंगा तो 26 नहीं बैठेगा और सारवांता जोड़ रहा हूँ 26 बैठ रहा है। इसके लिए आंसर सही है। लिखेंगे अतः 5 पद बताओ कौन कौन से हैं 5 पद बोलो। अरे 5 पद 17/2 फिर 12 फिर 31 बटा फिर 19 फिर 45/2। हाँ भाई आपके पास समय है तो अगला क्वेश्चन कर दूं। अरे समय है आपके पास 5 मिनट का। कोचिंग है क्या इसके बाद? कोचिंग है क्योंकि सवाल में थोड़ा भाई समझाने में समय तो लगेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन पे। समझ जाओ तो तुरंत हो जाएगा। बता रहा हूँ देखो 15वें सवाल में क्या कह रहा है यदि ए और बी का समांतर माध्य दिए भाई एक लिखो ज्ञात है। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ समझा दूंगा। गिवन दैट ए तथा बी का समांतर माध्य 2 मिनट में लगा दूंगा। आप लोग तैयार रहिएगा बस। ए की पावर n प्लस बी की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1। हाँ चलो मैं क्वेश्चन लिखा नहीं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आप लोग बुक देख लीजिए। अभी 5 नहीं बजा 5 मिनट कम है 5 बजने में बस उसी में 5 मिनट में तो इसकी मौत हो जानी है सवाल की। सुनना बोलो। हाँ कुछ लोग तो अभी इसी को उतार रहे हैं। अरे इसको घर में लिख लेना इस पे दिमाग लगा। अब देखो ध्यान सुनना करा ए और बी का समांतर माध्य कितना है? ए की पावर n प्लस बी की पावर n डिवाइड बाई इतना। करा ए और बी का समांतर माध्य मैं इतना दे रखा हूं तो n का मान बता दो। नहीं समझ में आया। प्रश्न ने कहा कि ए और बी का समांतर माध्य ये है तो n का मान बताओ। बताओ 2 और 6 का समांतर माध्य 2 और 6 का am का मतलब अर्थमेटिक मीन। फिर भूल गए 2 संख्याओं का समांतर माध्य दोनों संख्याओं के योगफल के आधे के बराबर। नहीं आया समझ में? 4 ना बताओ ये जोड़ के 2 का भाग देना आता है कि नहीं आता? ये 4 वार तो कक्षा 3 का लड़का बता लेगा लेकिन तुम बता नहीं पा रहे हो कि दोनों को जोड़ के भाग देना है। नहीं समझ में आया तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। ये जोड़ घटाओ तो हर एक व्यक्ति कर लेगा। आप जरा खोपड़ी लगाना देखो दिमाग लगाना। देखो अगले व्यक्ति ने क्या कहा है कि ए और बी का समांतर माध्य ये है जबकि अच्छा हम भी एक समांतर माध्य जानते हैं। इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि ए तथा बी का समांतर माध्य क्या होगा बोलो क्या होगा? ए प्लस। अब मेरी बात सुनना मैं क्या कह रहा हूं। क्या ए और बी का समांतर माध्य यही होता है? अब क्वेश्चन में ये दिए हैं तो ये दिए हैं और ये हम जानते हैं तो क्या ये दोनों क्या हैं? ए और बी के समांतर माध्य है क्या? तो दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? तो चलो आमने सामने बैठ जाओ कुर्सी लगा के। नहीं समझ में आया? इसका मतलब लिखे जरा तो कॉपी कर लीजिए आ गया होगा। नहीं है समझ अर्थात दोनों बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों समांतर माध्य हैं। एक दिए हैं एक जानते हैं।
इतने बैच पढ़ाता हूँ, आपके बैच में सबसे ज़्यादा समझाता हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं ना यार। बताइए, दुनिया का कोई टीचर ये शब्द नहीं बोलेगा कि दोनों समांतर माध्य तो आमने सामने बराबर बैठेंगे। ये कौन ऐसे शब्द बोलता है आमने सामने बराबर बैठेंगे? ये मैंने टीचिंग के दौरान सीखा नहीं, बोलना चाहिए, दिमाग खोपड़ी में तो आए। गणित की दुनिया में आमने सामने तब बैठने का अधिकार है जब दोनों आपस में क्या हो, तो एक दिए एक जानते हैं। वो क्या कह रहा है कि अरे वो कह रहा नहीं, समांतर माध्य होता है कि रुक ये भी तो होता है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब तुम मेरे बराबर हो यार, जुड़ो भाई हो, चलो आमने सामने बैठ के खाना खाते हैं। नहीं समझ में आया? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को बराबर कर दो। a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 बराबर a प्लस b बाई 2। अब किसी को दर्द क्या है कि यहाँ से हल नहीं कर पाओगे, नहीं हल कर पाओगे। अरे तुम सीधा सीधा तुम्हें जोड़ने घटाने में तो आंखें तिल मिला रही हैं। अब यहाँ से हमें ज्ञात मान किसका ज्ञात करना है? क्वेश्चन पढ़िए, किसका मान चाहिए? n का मान। अब कैसे हल करेंगे? तिरक गुणा कर लेते हो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो 2 इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n मल्टीप्लाई a प्लस बी ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1। इतना तो यार कर ही सकता है, हर एक बंदा कर सकता है। इसको 2 के अंदर गुणा लगा दो, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर 2 इंटू बी की पावर n। सुनो भाई, इस लाइन के बाद आप थोड़ा सा रुक जाइए। कुछ गरीब बच्चे बैठे होंगे, ज़्यादा मैं तेज़ गाड़ी चला दूंगा तो कुछ भगदड़ में परेशान ना हो जाए। नहीं समझ में आया? ज़्यादा भाग दौड़ लगा दिया ना तो कुछ गरीब मर ना जाए बेचारे, ये कहाँ से आ गए। तो उन गरीबों का ध्यान रखें, समझ में आ गया? अब सुनना, ए का गुणा कर रहा हूँ, ए का गुणा, इधर देखना। ए का गुणा करूँगा, गुणे में घात जुड़ जाती है, तो ए की एक घात इसमें जुड़ी, कितना आया? ए की पावर है, ये नहीं समझ में आया होगा। फिर इसका इसके साथ गुणा क्या होगा? a b की पावर n माइनस 1। फिर इसका गुणा होगा तो b a की पावर n माइनस 1, और फिर b में फिर इसका गुणा होगा तो घात फिर जुड़ जाएगी, तो एक घात इसमें जुड़ी तो कितना आ गया? b की पावर। गुणा समझ में आ गया? चलिए ना, समझ में, घर में गुणा देख लीजिएगा। अभी मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहा हूँ, कक्षा 9 की गणित हो गया। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा फील तो नहीं छुट्टी होने वाली है, हो गया। तो हम जब छोटे बच्चे थे ना, तो हम ट्यूशन वाले जब छुट्टी देते थे तो हाँ समझ में आ गया, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाए। समझ में आया चाहे ना आए, तो बाद में पता चलता है। अब सुनो, इन दोनों को उधर की तरफ घटा दूं तो इन दोनों को घटाए तो एक 2n में एक n घटा, तो क्या फील आ रही है? a की पावर n प्लस b की पावर n। इधर कौन पकड़े गए? a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1। ये आ गया भाई, इतना तो समझ में आ रहा है। अरे इन दोनों को उधर पकड़ के सेपरेट कर दिए, घटा दिए, अब भी नहीं समझ में आ गया? समझ। अब कैलकुलेशन समझने एक लाइन का काम है, सवाल खत्म हो गया। देखो, a की घात वाले पद एक तरफ कर लो, a की पावर n माइनस b इंटू ए की पावर n माइनस 1। देखो, एक जिसमें a की घातें लगी उनको एक तरफ कर लो, तो इसको इधर की तरफ ले गया। इसको क्या लिखूंगा? b की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n। अब जरा सोचना, ध्यान से सुनो, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ तक कॉपी करें, हो गया। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये यदि a की पावर 10 लिखा है तो ये b a की पावर 9 लिखा है। क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इसमें जस्ट एक कम है, तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में b कॉमन। ऐसे ऐसे चमत्कार बैठे हैं कि मैं क्या बताऊं। क्या कॉमन है दोनों में? a की पावर 9। तो इनमें क्या कॉमन है? a की पावर n माइनस 1, छोटी वाली घात। बेवकूफ़ो यारो, मैं तुम्हें दिखा दिया फोटो तब भी नहीं समझ में आया। फिर सुनना, a की पावर 10 माइनस b की पावर a की पावर 9, क्या कॉमन है? a की पावर 9। तो ये छोटा है ना, तो ये कॉमन हुआ, तो यहाँ एक घात ज़्यादा है, तो कितना बचा? a माइनस b। सिमिलर बताओ, इसमें क्या कॉमन है? अब तो सोच ले जाओ, क्या कॉमन है? b की पावर n माइनस 1, तो a माइनस b फिर बच गया है, दोनों लग गए। धन्य है आपकी पढ़ाई। पता नहीं, आप मतलब कैलकुलेशन में बहुत वीक हो, बहुत ज़्यादा वीक हो। कॉमन नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कॉमन बता रहा है कि यहाँ बी कॉमन है, बेहोश हो गया कि ये कब से होने लगा। अब सुनना, अच्छा
पक्का ये बात नहीं बता पाएगा। देखो सुनो, इसको a की पावर n-1 इधर भाग आया, b की पावर n-1, इधर क्या लिखूं? क्या लिखूं? 0। हाँ देखो, किसी की डिमांड है 0 लिख दो, तो 0 लिखूंगा तो 0 हो गया। हाँ, क्या लिखूंगा? 1। तो 100% हर एक स्टेप में आपकी मौत है। पहले तो सवालें पढ़ के सवाल से बाहर नहीं, पहले मौत हो जाएगी। अब सुनना, खोपड़ी लगाना भाई। इसकी होल पावर चढ़ा दूं तो आपको कोई दिक्कत? ए बी की पावर n-1 कोई दिक्कत? अरे इसकी अलग अलग घात लग जाती है, इतना पता है कि ये भी नहीं पता। इधर है, अब यहाँ मौत शुरू, मौत नंबर 4-5 होगी कम से कम। अब सुनो, इसकी फोटो, इस एक की फोटो यदि इसकी तरह बना दूं मैं तो n का मान आएगा, अथवा फंस गए। अब जरा सुनो, आप गणित में एक चीज पढ़े क्या कहीं कि किसी रास की घात 0 हो तो वैल्यू 1 होती है? नहीं समझ में आया? तो मुझे फील आने लगी यार, तुम्हारी घात में 0 चढ़ा दूं, तुम्हारी घात में 0 चढ़ा दूं तो वैल्यू 1 होगी, लेकिन लिखने के लिए मैं 5 लिख दूंगा तो 5 की घात 0 भी 1 हो जाएगा। लेकिन मैं लिखूंगा a/b, क्यों लिखूंगा? क्योंकि इधर भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो मैं फिर से बताऊं, ये 1 लिखा कि नहीं लिखा? बोलो। तो या फिर मैं इसको इसी तरह पढ़ा रहने दूं, इस तरह देखूं इसको, या फिर हल करूं? हल करने को उपाय सोचना। किसी की घात 0 वैल्यू 1, लेकिन किसी का नहीं चलने वाला। यहाँ 5 रख दूंगा तो 1 आएगा, लेकिन ये हल कैसे होगा? इसकी फोटो a/b है, तो मुझे कोई पाप कर दूंगा क्या जो a/b लिख दूंगा यहाँ? क्योंकि a/b की घात कितनी हुई? अब किसी की घात 0, 1 बैलेंस है कि नहीं? तो क्या दोनों सेम क्वांटिटी नहीं हो गई? तो घातों की क्या कर दूं? तुलना कर दूं। तो n-1 बराबर 0, तो n बराबर सॉल्व करो। नहीं है समझ? लिखेंगे घातों की तुलना करने, मजा आई। घातों की तुलना करने पर n-1 बराबर 0, n बराबर 1। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 के साथ।